जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है साइंस का जो क्लास 10 स्पेशल एमसीक्यू के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और खासकर जो आपके मॉडल मॉड्यूल्स मिले हुए हैं जितने भी एग्ज़ाम के लिए, और खासकर एमपी बोर्ड में जो अभी हाल ही में पेपर होने वाला है ना, फरवरी में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें, एक एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इनमें ये बता रहा है कि जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें जो आंसर है एलपीजी का दहन ये नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मैं रीज़न बताऊंगा कि क्या है। देखिए, उबलते पानी में जलवाष्प, अगर उबलता हुआ पानी जलवाष्प बन रहा है तो आप उसको देख पा रहे हैं क्योंकि वो फिजिकल है, इसलिए भौतिक परिवर्तन में आता है। एलपीजी का दहन आप देखते तो हैं, लेकिन उसमें कैसा काम होता है उस रिएक्शन को नहीं समझा जाता, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में अंतर्गत आता है, वो रासायनिक परिवर्तन में प्रभाव करता है। इसलिए ये वाला चीज़ें आपकी इसके आंसर होगा। बर्फ का पिघलना, कर जलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ का पिघल रहा है, और बर्फ के पिघलने, देखो बर्फ का पिघलने में तो रासायनिक क्रिया भी होती है, मानते हैं, लेकिन बर्फ का पिघलना भौतिक रूप से देखा जाए तो नॉर्मली दिखाई देगा। नमक का पानी में घुलना, ये भी एक तरह से आप देखेंगे, जो नमक होता है उसको पानी में घोलिए, उसको फिजिकली रूप से आप देख पाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एलपीजी का दहन ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जैसे देख रहे हैं, निम्नलिखित अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज और कॉन्सेप्ट जानिए, ऊष्मा का अवशोषण, एक तो अवशोषण होना, एक तो अवशोषण होना, और एक होता है निष्कासन होना, ठीक है, या निर्गत होना। तो देखिए दोस्तों, जिस अपक्रिया में ऊष्मा जो है ऑब्जर्व हो जाती है, मतलब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, ऊष्मा नहीं निकलती है, ऊष्मा का नाम भी नहीं रहता है, उसे हम अवशोषण कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का निकलना या उस चीज़ को गर्म होना, एक तरह से ऊष्मा का निकलना ही होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी मतलब अवशोषण, ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना, इसलिए इसमें से उन्हें कहते हैं, तो जिसमें अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन एक जो है रासायनिक अपक्रिया में नहीं आता है। तो लोहे पदार्थ में जंग लगना, भोजन का पकाना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। तो देखिए बेटा, बर्फ का पिघलना एक तरह से रासायनिक अपक्रिया में नहीं आता है, क्योंकि अभी हमने बर्फ का पिघलना जो है हमने किस में पढ़ा था, अभी हमने भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा था, इसलिए बर्फ का पिघलना एक तरह से रासायनिक अपक्रिया नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन। अब रही बात लोहे पदार्थ में जंग लगना, जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी अगर लोहा है और वो बाहर रखा हुआ है, उसमें एक तरह से एक लेयर जम जाती है आर्द्रता के कारण, उसे लोहे पदार्थ में जंग लगना कहलाता है। ठीक है, भोजन का पकना, ये भी एक तरह से, बर्फ का पिघलना, यही एक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बर्फ का किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया किसी में भाग लेते हैं, जैसे कोई भी क्रिया है, यानी NaCl का अगर क्रिया हम मान लीजिए, है ना, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो आप देखेंगे कि जो H2SO4 या किसी के साथ भी कराते हैं, या कि सोडियम का क्रिया हम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो NaCl बनता है। तो NaCl जो बनता है ना, तो आखिरकार जो चीज़ भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया अभिकारक कहते हैं, और जो चीज़ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जैसे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों। क्योंकि देखिए इसका बहुत रीजन है। पहले तो ताप में परिवर्तन, जंग में लगना, विकृत घनता, कोई नहीं। तो देखिए इसकी विकृत घनता होती है। विकृत घनता का मतलब होता है वसा युक्त पदार्थ धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं, जिससे उसे गंध आने लगती है, जिसे हम विकृत घनता या सड़ना कहते हैं भोजन का। तो ये विकृत घनता के कारण होता है। देखिए, अगर एक प्रश्न है आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको बताना है कि इसमें कौन सी अपक्रिया हो रही है। तो देखिए, इसमें संयोजन अपक्रिया हो रही है, कि द्विविस्थापन अपक्रिया हो रही है, कि वियोजन अपक्रिया हो रही है, कि विस्थापन हो रही है। तो देखो दोस्तों, ये आयरन है, ये एल्युमिनियम के साथ ना होकर के आयरन जो है शिफ्ट हो जाता है बाहर की ओर, और एल्युमिनियम जो है इसके साथ क्रिया करके Al2O3 बना देता है। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, इसका मतलब विस्थापित हो रहा है। तो ये विस्थापित मतलब कैसा विस्थापन होता है, ये द्विविस्थापन नहीं, लेकिन विस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए अपन, तो एक ही इसमें एक प्रश्न और है, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो एक्वा रेजिया। जी हाँ दोस्तों, एक्वा रेजिया में क्या होता है कि 1:3 के अनुपात में
क्या बना रहता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसमें मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। तो क्या बनता है बेटा, एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया का काम क्या होता है, तो ये जो है सोने और प्लेटिनम को गलाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलें आगे की ओर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें इसमें क्या होता है, देखिए तो इसमें रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। देखो निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो देखिए बेटा, रंग में परिवर्तन एक तरह से रासायनिक परिवर्तन में ही है। गैसों का उत्सर्जन एक तरह से ये भी मतलब रासायनिक ही है। और तापक्रम में परिवर्तन ये भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि टेम्परेचर रासायनिक में आता है। आकार में परिवर्तन ये नहीं है, क्योंकि ये भौतिक में आ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर आकार में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार होती है। कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की होती है। तो देखिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया जल के साथ कैसी होती है। तो देखिए, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड होती है तो ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करेगी तो एक तरह से आप देखेंगे उसमें जो ऊष्मा निकलेगी। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और उसके साथ अगर हम H2O के साथ क्रिया करा दिए तो आप देख ही पाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम की क्रिया अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया का हाइड्रोजन करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी इसी को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या कहलाता है। तो देखिए ये चूर्ण जो है रासायनिक रूप से देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, क्योंकि देखिए अगर ये मैग्नीशियम है और इसके साथ हाइड्रोजन के पानी के साथ क्रिया करा देते हैं तो जैसे ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाए तो यही जो है ना, मतलब जब ये इसी रिबन को जो मैग्नीशियम रिबन को जो है साफ करके रखते हैं तो इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बन जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, तो जिसमें ऊष्मा निकलेंगी अभी मैंने बताया उसमें ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम आयनिक क्रिया कहते हैं। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए डिपेंड करते हैं, तो किससे बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बनते हैं उसे वियोजन कहते हैं। तो ये सारे चीजें देखिए भैया, टूटना ही वियोजन है। संक्षारण तो आप बता ही चुके हैं, संक्षारण मतलब ये लोहे में जंग लगना वगैरह। रासायनिक समीकरण जैसे आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज को हम ऐसे अगर क्रिया करा रहे हैं किससे, तो एक बैलेंस लगाते हैं बनाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे रासायनिक हो रहा है, तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इसके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट अपन देखें इसमें अगर, तो एक वाक्य में उत्तर देना है, तो उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि जलती है। तो जो ध्वनि से जलती है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा जो जलती है तो आवाज आती है। एक बार फिर से बता दूं, मैं चैप्टर नंबर 1 को रासायनिक समीकरण से संबंधित प्रश्न चैप्टर NCERT सॉल्यूशंस कंप्लीटेड दैट इज, ये जो 10th क्लास के लिए, फॉर 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा होने के वाला है। H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जो है निकल रहा है तो ये क्रिया आपका अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है ना दोस्तों। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला क्यों पड़ जाता है। तो आप जानते हैं देर समय तक अगर हम सिल्वर क्लोराइड को बाहर रख देते हैं तो काला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का अपचयन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजों का अपचयन होता है उसी का जो है रंग जो है काला हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखते हैं दोस्तों। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये गलत बात है। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ा सा हाइड्रोजन पानी डाल दें, वाटर, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें ऊष्मा का निकलना चालू होता है, ना कि
अवशोषण, इसलिए ऊष्मा का निकालना, इस कारण से इसको ऊष्मा शोषी नहीं बोलते हैं, इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में होता है। जो पदार्थ, इसलिए असत्य होगा, जो पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक उत्पाद कहलाते हैं। इसका मतलब वे पदार्थ जो उपचयित होते हैं, ठीक है, उपचयित मतलब ऐसा समझिए वे ऑक्सी, ये गलत है क्योंकि उपचायक नहीं कहलाते हैं जी, वो ऑक्सी बस जिसमें दोनों रिया हो वही कहलाएंगे, ठीक है। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ये बात सही है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, असत्य है, क्योंकि लोहे में जब जंग लगता है ना तो वो भौतिक रूप से तो हमें दिखाई देता है कि एक भूरा ब्राउन कलर का कलर आ जाता है, लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक क्रिया नहीं है। अब जोड़ी बनाइए दोस्तों, तो देखिए अब जोड़ी में क्या होगा कि ऊष्मा के अपघटन, ऊष्मा के अपघटन द्वारा क्या होता है, प्रकाश के द्वारा अपघटन क्या होता है, विद्युत के द्वारा अपघटन क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा से उत्पन्न होना। तो देखो ऊष्मा द्वारा अपघटित ऊष्मीय अपघट्य कहलाएगी, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा, विद्युत द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाएगा, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी कहलाएगा, और ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। तो ये पूरा मैच है कॉलम दोस्तों, इसको पहले से देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपन 2 अंक के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसकी बारे में चर्चा थोड़ा सा हम करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़, वैसे भी हम जानते हैं मैग्नीशियम रिबन जो है बहुत तप्त मतलब ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन अगर मैग्नीशियम रिबन में थोड़ा सा इसकी हम सफाई ना करें तो अगर जब ये जलेगा, इसमें जब हम जलाएंगे तो इसमें अच्छे से ज्वाला नहीं मिल पाएगी और अच्छे से चल नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है ना ऑक्सीजन से अलग कर देती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन की नहीं जल सकती, इसलिए इसे साफ किया जाता है। क्योंकि परत मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है, इसलिए परत को हटाना पड़ता है। ऊष्मा शोषण को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ऊष्मा एक तरह से मंद अभिक्रिया है, मंद दहन अभिक्रिया है, श्वसन सही। अब श्वसन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसी कारण से कोई भी चीज़ जब ऊर्जा निकाल रही है यानी तो वो ऊष्मा शोषी नहीं होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, अवक्षेपण का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, हाँ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण, अवक्षेप निकालना, अवक्षेपण होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवक्षेपण मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिया कारक है, मान लो और विलयन में अपक्रिया करके कोई अविलेय ठोस उत्पन्न करता है, मतलब वो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे इसमें मान लीजिए हम कौन सी चीज को सॉल्युबल करा दिए, इसमें मान लीजिए हम बैरियम क्लोराइड डाल दिए, बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करा दिए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये इसका अवक्षेप बच जाता है, वो NaCl का एक्वस के रूप में, या सॉरी बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट। ये BaSO4 जो ना ऊपरी लेयर में ऐसे जमा हो जाएगा, तो जब जमा हो जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं कि भैया अवक्षेपित हो गया। क्या हो गया, अवक्षेपित। तो जान लेना यहाँ बैरियम सल्फेट का अवक्षेपण ही एक तरह से अवक्षेपण क्रिया है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए बेटा, अगर कोई भी चीज़ वसा है, वसी है और उसमें कुछ खाद्य सामग्री है, ठीक है, तो उन्हें जो अलग क्यों करते हैं ऑक्सीजन से, अरे संपर्क में न रहने की वजह से, क्योंकि देखिए बेटा कुछ समय के लिए क्या होता है कि वसा ये क्या करते हैं, उपचयित हो जाते हैं और थोड़ा सा स्वाद बदल देते हैं या गंध आ जाती है, इसीलिए ये चीज़ों को दूर करने के लिए नाइट्रोजन को इसमें रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जिससे कि कारण वो ऑक्सीडेशन मतलब उनका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता है और नाइट्रोजन बना रहता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होते, इसलिए चिप्स वगैरह में जो है ये सारा चीज़ें करते हैं। अगला प्रश्न है संयोजन अपक्रिया से किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना, एक तरह से संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए हो रहा है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ किया, तो ये भी एक तरह से संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें कई उत्पाद मतलब चीज़ें जुड़कर बनती हैं, आखिरकार वो बन रही हैं, उनमें संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन कहलाते हैं। अच्छा, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ऐसा चीज़ें जैसे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड को जब हम क्रिया कराते हैं, तो आयरन ऑक्साइड को जब क्रिया कराते हैं जिसमें अपचयन होता है, तो देखो आयरन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो आयरन अलग बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे एक तरह पे ऑक्सीजन का हटना और एक तरह पे इस ऑक्सीजन का जुड़ना,
है ना, इस तरह से जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है, इधर हट रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपचयन, है ना, और एक तरह से अपचायक, ये दोनों काम कर रहे हैं। तो अपचयन और अपचाय ऑक्सीकरण मतलब यही, इसी को हम उपचायक कहते हैं या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए लोहे में, लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो देखो लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनके पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में न आए। देखिए लोहे की वस्तु को हम संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? जिससे वो नमी के संपर्क में न आए और वो अवक्षेपित ना हो। ठीक है ना। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम बहुत ही अवक्रियाशील धातु है और यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी करती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए अब हम जैसे कोई पात्र है, देखना आप कभी लेबोरेटरी में जाकर देखना, इसमें सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उसमें कैरोसिन जो है इसमें बना रहता है। तो कैरोसिन जो है इस पे काम करता है, इसलिए हम इसे डुबो करके रखते हैं। दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, क्यों होती है? देखिए दोस्तों, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन इसलिए होती है क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ दवा है, दवा क्या करता है कि सूर्य की किरणों से क्रिया कर लेती है और एक तरह से विषैली चीज़ें बना देती है। इस कारण से दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन रखते हैं। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? जिस अपक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पन्न करते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है और ये क्रिया करेगा तो कॉपर और सल्फेट अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो 2 अंक के प्रश्न जितने आने वाले थे, 1 अंक के प्रश्न जितने आने वाले थे मैंने चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक से आने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो बने रहिए दोस्तों और इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जरूर बेटा, और इस चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।